हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट की सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहती है? सेक्शन 5 कहती है विवादक तथा सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा, अन्यों का नहीं। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है वो एक सीमा निर्धारित कर देती है पूरे एविडेंस एक्ट की, और इसीलिए इस धारा के लिए इस अधिनियम की आधारशिला के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यही बनता है अगर प्रीलिम्स के कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की आधारशिला कही जाती है कौन सी सेक्शन? सेक्शन 6, 5, 7, 8। तो बहुत से बच्चे इसको 6 को लगा करके आते हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी भूल मत करिएगा। सेक्शन 5 जो है वो इस अधिनियम की क्या कहलाई जाती है? आधारशिला कही जाती है। बात ये आती है कि अब ये सेक्शन कैसे आप समझेंगे। ये जो सेक्शन है वो 2 प्रकार के तथ्यों की बात करती है। अगर न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही चल रही है तो उस समय जो साक्ष्य दिए जाएंगे वो विवादक और सुसंगत तथ्यों के ही साक्ष्य दिए जाएंगे। विवादक तथ्य आपको पता ही है कि किसी भी मामला है निर्णय तक जाने में पूरा विवादक तथ्यों पर ही पूरा मामला डिपेंड होता है। तो एक तो जो साक्ष्य दिया जा रहा है वो विवादक तथ्य से संबंधित होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि विवादक तो कुछ भी बने कि पता चले कि हत्या का मामला है, हत्या के लिए केस चल रहा है और आप ले जा कर के आपने जो साक्ष्य पेश कर दिए वो कर दिए किसी भी व्यक्ति की डकैती के लिए, लूट के लिए। तो ये नहीं, हत्या के रिलेटेड मामला है तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो हत्या हुई है वो कैसे हुई है, क्या किसी व्यक्ति का आशय था या नहीं था, कहीं अचानक प्रकोपन में तो नहीं मर गया, कहीं उसका कार्य मान लीजिए आपके आईपीसी के अंतर्गत, अपवादों के अंतर्गत तो नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, तभी इसीलिए कहा है कि जो सुसंगत साक्ष्य और विवादक तथ्य इन्हीं 2 का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा, अन्यथा नहीं, है ना। तो यहाँ पे एक तो वो तथ्य स्वयं विवादक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो विवादक होगा तभी तो आप साक्ष्य लाएंगे, और उस विवादक के संबंध में आपको क्या सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाना चाहिए। 2 चीजें आपको याद रखना है, ऐसे तथ्य जो स्वयं में विवादक हैं, ऐसे तथ्य जिनका उल्लेख धारा 6 से लेकर के 15 तक में किया गया है। ये बात यहाँ क्लियर हो गई। अच्छा, इस धारा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि ये जो धारा है वो साक्ष्य का जो एरिया है, जो साक्ष्य विधि का एरिया है उसको सीमित करती है। क्यों सीमित करती है? ताकि जो न्याय है, न्याय दिए जाने में अनावश्यक विलंब ना हो, अनावश्यक खर्चे ना हो। ठीक है, तो अनावश्यक विलंब तथा खर्चों को कम करने के उद्देश्य से इस धारा को यहाँ पर रखा गया, जो कि बहुत ही क्लैरिफिकेशन करती है पूरे के पूरे एविडेंस का। इसके बाद में बात आती है क्या सुसंगत तथ्य ही विवादक तथ्य होते हैं? तो हमने जिस समय सेक्शन 3 जब पढ़ रहे थे हम डेफिनेशन क्लॉज में, तो सुसंगत तथ्यों को अलग बताया गया था, विवादक तथ्यों को अलग बताया गया था। ठीक है, तो सुसंगत तथ्य विवादक तथ्य नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन सुसंगत तथ्य क्या करते हैं? विवादक तथ्यों से इस प्रकार से संबंधित होते हैं ताकि वो उसकी संभाव्यता और अधिसंभाव्यता को पहचान सके। किसी भी मामले की जो तथ्य आ रहा है वो तथ्य विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य क्या करते हैं? उस विवादक तथ्य से इसलिए संबंधित होते हैं कि वो उसकी संभाव्यता और अधिसंभाव्यता को पहचान सके। ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पे विवादक अलग हैं और सुसंगत अलग है, लेकिन जो साक्ष्य दिया जाता है वो विवादक से संबंधित होना चाहिए। और कैसा साक्ष्य दिया गया होना चाहिए? सुसंगत साक्ष्य दिया जाना चाहिए। एक आपने सुना ही होगा कि क्या कहा जाता है कि न्यायालय का काम क्या होता है? न्यायालय का काम है भूसे से गेहूं को अलग कर देना। ठीक है, या गेहूं को भूसे से अलग कर देना, यानी कि हमने गेहूं ले लिया, भूसा अलग कर लिया। तो यहाँ पे न्यायालय क्या करता है? गेहूं को भूसे से या भूसे को गेहूं से अलग करता है, तो सुसंगत तथ्यों को ले लेता है और बाकी की जितनी भी चीजें होती हैं उनको अपना हटा देता है। लेकिन जब ये गेहूं को भूसे से अलग करता है तो कैसे होता है? उन्हीं सुसंगत तथ्यों में से वो जो तथ्य उसे लगता है किसी विवादक के संबंध में है और उसके अस्तित्व या अनस्तित्व को दर्शाते हैं, तो न्यायालय
उतने ही तथ्य जो सुसंगत आ रहे हैं उनको ग्राह्य करता है। हम आगे पढ़ेंगे अभी सुसंगतता और ग्राह्यता में क्या अंतर होता है, क्या सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य होते हैं या सभी ग्राह्य तथ्य सुसंगत होते हैं, इसको हम आगे जानेंगे। ठीक है, यहाँ एक और प्री के पर्पज से मैं आपको बताऊं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य, इसको लैटिन में क्या कहा जाता है, लैटिन जो वर्ड है उसमें क्या कहा जाता है, तो विवादक तथ्य क्या होता है आपको पता ही है, जो मुख्य तथ्य हैं वो ही विवादक तथ्य हैं। ठीक है, तो इसे लैटिन में कहा जाता है फैक्टम प्रोवेंडम। और सुसंगत तथ्य, सुसंगत तथ्य क्या है, साक्ष्यात्मक, ये क्योंकि आप जो सुसंगत हैं वो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाते हैं, तो ये साक्ष्यात्मक तथ्य होते हैं, इनको कहते हैं फैक्टम प्रोवेंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, फैक्टम प्रोवेंडम जो है वो तो है आपका विवादक तथ्य, और फैक्टम प्रोवेंस है वो है आपका सुसंगत तथ्य। ठीक है, इतना आपको क्लियर करना है। इसके बाद में सेक्शन 5 एक स्पष्ट कर देती है, स्पष्टीकरण क्या दे रही है, स्पष्टीकरण ये देती है कि अगर किसी भी विधि में जो सिविल प्रक्रिया से संबंध में या उसकी तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अंतर्गत जो सिविल से रिलेटेड कोई विधि है, वहां पर यदि किसी भी तथ्य को साबित करने पे रोक लगाई गई है कि उसको नहीं साबित किया जाना चाहिए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा, उसको निरहित अगर कर दिया जाता है तो ये धारा उसे बाध्य नहीं करती है। तो ये धारा ये नहीं कहेगी कि वहाँ पे ही तो निरहित है, यहाँ पर तो निरहित नहीं की गई है, तो ये धारा उसको रोकती नहीं है और यहाँ पे कोई रोक नहीं लगाती है। अगर वो निरहित है तो वो वहाँ पर निरहित है, वो तो है ही, लेकिन साक्ष्य विधि भी उसको निरहित ही मानेगी कि उन तथ्यों को जिसको किसी विधि ने मनाही की है उसको साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया जाएगा, भले ही वो सुसंगत क्यों ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर हम सिविल में ना जाकर के इसी एविडेंस की ही बात करें, जैसे आप पढ़ते हैं सेक्शन 122 है, 126 है, ठीक है, जो वैवाहिक स्थिति में अगर किसी भी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कुछ भी बताया है, ठीक है, तो आप उसमें क्या करते हैं, तो उसको निरहित कर दिया गया कि वो अगर साक्ष्य देती भी है अपने पति के खिलाफ, ठीक है, कोई ऐसा सुसंगत भी है, तब भी उसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से ये चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाती है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि जो साक्ष्य की सुसंगतता और ग्राह्यता के संबंध में जो बात कही गई है वो इसी के साथ में एक धारा 136 भी पढ़ ली जाती है कि क्या सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य हैं या फिर सभी ग्राह्य तथ्य सुसंगत हैं। तो ये धारा सीधे सीधे कहती है कि सभी ग्राह्य साक्ष्य सुसंगत हैं, किंतु सभी सुसंगत साक्ष्य जो यहाँ तथ्य जो हैं वो ग्राह्य नहीं है। ठीक है, तो सुसंगत और ग्राह्यता दोनों अंतर है। ग्राह्यता का मतलब है जो भी सुसंगत साक्ष्य आ रहा है न्यायालय में, जो सुसंगत तथ्य लाए जा रहे हैं, उसमें न्यायालय उन विवादक के संबंध में जिनको ग्राह्य समझता है, जो किसी भी विवादक के अस्तित्व या अनस्तित्व का निर्धारण कर रहे हैं, उनको जिसको न्यायालय साक्ष्य के रूप में ग्रहण कर लेता है वो ग्राह्यता हो गई। और सुसंगत यानी कि जो वहाँ पे आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे ग्राह्य हो जाएं, ठीक है, तो उनमें से वो अलग कर लेता है। इसके बाद में एक बात आती है कि सामान्य भाव बोध में ग्राह्यता का क्या अर्थ होता है। तो सामान्य भाव बोध में ग्राह्यता का मतलब है तथ्य को जैसे पेश किया गया उसको उसी रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो तथ्य को जैसे पेश किया गया उसे उसी रूप में स्वीकार कर लिया गया, इसको कहते हैं सामान्य भाव बोध में ग्राह्यता। ये ग्राह्यता के प्रश्न का निर्धारण कौन करता है और कैसे करता है, तो आपको पता है कि निर्धारण न्यायालय करता है धारा 136 के अंतर्गत। अब बात आती है कि सुसंगत और ग्राह्यता में अंतर क्या है। तो आपको पता ही है जो सुसंगतता है वो तो तथ्य का विषय है और ग्राह्यता विधि का विषय है। ठीक है, सभी तथ्य ग्राह्य हों ये आवश्यक नहीं है, लेकिन सभी ग्राह्य तथ्य सुसंगत हों यह आवश्यक है। सुसंगतता ग्राह्यता की पूर्व शर्त है, परंतु ग्राह्यता सुसंगतता की पूर्व शर्त नहीं होती है। सुसंगतता एक जाति है और ग्राह्यता उसकी एक उपजाति है, और सुसंगतता एक तर्क की शक्ति पेश करती है, जबकि ग्राह्यता विधि की शक्ति को प्रस्तुत करती है। अगर हम तथ्यों की सुसंगतता के बारे में सिद्धांत की बात करें, तो इसके जो सिद्धांत की जो व्याख्या की है कोर्ट के द्वारा, वो आर वर्सेस रिचर्डसन के मामले में की गई, और इसी रिचर्डसन के मामले को ही आपके जो सर हेनरी स्टीफन थे, उन्होंने सर जेम्स स्टीफन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू द इंडियन एविडेंस एक्ट। उसमें उन्होंने हूबहू उस केस को वैसे का वैसे ही उतार दिया है। ठीक
ठीक है। और इसके बाद में एक चीज़ और यहाँ से पूछी जाती है कि किस विधिवेत्ता ने कहा कि सुसंगतता और ग्राह्यता सहव्यापक और अंतर परिवर्तनीय नहीं है। तो इसके लिए एक दो विधिवेत्ता थे, वुडरॉफ और अमीर अली, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो सुसंगतता और ग्राह्यता है वो सहव्यापक और अंतर परिवर्तनीय नहीं है। तो आज की जो सेक्शन 5 है वो हमारी यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेक्शन के साथ मिलेंगे सेक्शन 6 में। थैंक यू सो मच।